बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू नोआ सक्सेस सीरीज़ 2020। कहा जाता है कि तलाश करने से ज़िंदगी तो शायद नहीं मिलती, लेकिन ज़िंदगी से वाबस्ता कुछ मंजिलें ज़रूर मिल जाती हैं। कुछ कामयाबियाँ हमें ऐसी मंजिल तक ले जाती हैं जिन पर चलकर हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन मंजिलों में से एक मंजिल CSS की मंजिल भी है। CSS 2020 के आज के नोआ स्टार मोहम्मद हमज़ा नज़ीर को मिलने वाली कामयाबी उन्हें CSS 2020 में 24 साल की उम्र में ही इनलैंड रेवेन्यू सर्विस तक ले आई। हमज़ा काबिलियत के लिहाज से माहिर माशियात थे और उनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट से है। मेरी तरह AJK में तीसरी पोजीशन हासिल की और आज हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम मैम। हमज़ा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी एलोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच हमज़ा। टुडे देखा जाए तो इट्स रियली प्राइड फॉर मी कि हम दोनों AJK से हैं और हम दोनों सिविल सर्विस और पाकिस्तान में लोकेट हुए हैं। तो हमज़ा, सबसे पहले तो मैं आपसे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में सवाल करना चाहूँगी कि आपकी डिग्री जो है वो है इकनॉमिक्स में एंड यू स्विच्ड इट टू सिविल सर्विस, व्हाई? मैम, इकनॉमिक्स मैंने 9 से बैचलर्स किया, 2015 में मैंने ज्वाइन किया और 19 में ग्रेजुएट हुआ। मैंने उस टाइम सोच लिया था कि मैंने CSS ही देना है। तो उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि CSS में इकनॉमिक्स होता है, आपकी हेल्प होती है इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स में। तो इसलिए मैंने सोच समझ के इसका फ़ैसला किया था कि मैं इकनॉमिक्स ही परस्यू करूँगा और मैंने उस टाइम सोचा था मैं CSS का एग्ज़ाम ही दूँगा, तो सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान ही बनूँगा। ठीक, तो हमज़ा आपने इकनॉमिक्स पढ़ा, तो डिड यू ऑप्ट इकनॉमिक्स एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल? Yes, I did opt for it. You did opt for it. तो was that helpful in your ऑप्शनल सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट 200 नंबर का आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था? इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल मैम। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोगों ने डिस्करेज किया मुझे कि इकनॉमिक्स आपने नहीं रखनी, मतलब आप फेल करोगे, आपका स्कोर कम आएगा, आप उसको नहीं पास कर पाओगे। लेकिन मैं इसके पॉजिटिव था, मैं गया इकनॉमिक्स चूज़ की और मैंने यकीन माने लाइक इन 10 days मैंने पूरी इकनॉमिक्स की तैयारी कर ली थी एंड आई स्कोर 140 इन इकनॉमिक्स विच इज़ क्वाइट बेटर देन IR एंड पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे एक एज मिल गया बाकियों से 15-20 मार्क का, और मुझे अल्लाह का शुक्र है वो मुझे हेल्प किया लोकेशन के टाइम पे भी। वेरी वेरी ट्रू। तो हमज़ा, अगर हम बात करें CSS के बारे में, तो इज़ देयर अ सिविल सर्वेंट इन योर फैमिली ऑलरेडी कि आपने डिग्री स्टार्ट करने से पहले ही यू हैड दिस आइडिया कि मैंने CSS करना है? नहीं मैम, मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। दोनों फ्रॉम मदर साइड फादर साइड कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। मैं फर्स्ट वन इन माई फैमिली जिसने CSS पास किया और CSPF कहलाएगा। तो उस टाइम मेरा एक माइंडसेट था कि मैंने पब्लिक सर्विस करनी है, लोगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत अपने इलाके के लिए काम किया हुआ है। मेरे अब्बू ने अपने गांव के लिए बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो मेरी एक मोटिवेशन थी कि यार पब्लिक सर्विस का बेस्ट तरीका CSS होता है पाकिस्तान के अंदर। यू हैव पावर, यू हैव रिस्पेक्ट, यू कैन डू अ लॉट ऑफ फॉर पीपल। तो उस टाइम से मैंने सोच लिया था कि CSS ही करना है। बेहतरीन है, वेरी नाइस। मतलब ड्राइविंग फोर्स है वही इतनी अच्छी है, तो इंशाल्लाह आगे जो सफ़र होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो हमज़ा, CSS में जो एक इंग्लिश एसे का पेपर है, दैट इज़ लाइक दी मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर इन CSS, और वो इस लिहाज से भी क्योंकि उसमें जो पासिंग रेशियो है वो बहुत कम है। आपने CSS फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया, आपने इंग्लिश एसे पास कर लिया, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इंग्लिश एसे को पास करने की? मैम, इंग्लिश एसे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर, ये बात सच भी है, बच्चे पास नहीं कर पाते। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी एसे के ऊपर। मैंने 7 to 8 मॉक्स स्टार्टिंग फेल किए थे, आई डिड नॉट पास, 30 क्रॉस नहीं किया था मैंने। लेकिन लास्ट 6-7 मॉक्स पे मेरे 45-46 पे मैं आराम से आ गया था। तो उसकी रीज़न बेसिकली यही थी कि मैंने प्रैक्टिस बहुत की हुई थी और मेरे पास रिसर्च, फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने बनाए हुए थे। मैंने कोई की बुक फॉलो नहीं की, जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स की बुक की तरफ जाते हैं स्टैट्स के लिए, फैक्ट्स के लिए, लेकिन मैंने अपने नोट्स खुद बनाए हुए थे और मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। और सेकेंडली मैम, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है ऐसे के लिए। मैंने बहुत मतलब आई यूज्ड टू राइट ऐसे इन 2.5 आवर्स, नॉट 3, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो, ताकि वहाँ पे 3 घंटे में लिख सकूँ। तो मैंने एंड में भी लाइक आई वाज लेफ्ट विद 15 मिनट्स इन फाइनल FPSC पेपर। मैं बैठ गया था 15 मिनट रिवाइज करते हुए। तो ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी विनिंग स्ट्रेटजी थी मेरी। वैसे ये किसी ने आज तक इंटरव्यू में नहीं कहा कि मेरे 15 मिनट रह गए थे। नॉर्मली पीपल आर लाइक दे आर लैगिंग बिहाइंड। तो आपने जब अभी आपने जिक्र किया है कि आपने ऐसे में अपने खुद स्टैट्स, फैक्ट्स, फिगर्स वगैरह कलेक्ट किए थे, तो आपके सोर्सेज क्या होते थे वो स्टैट्स वगैरह कलेक्ट करने? मैम, मेन सोर्स था गूगल आपका। वहाँ पे आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, आपकी इंटरनेशनल मैगजीन्स होती हैं। आई यूज्ड टू रीड डिप्लोमेट मैगजीन, इकोनॉमिस्ट, फिर अल जज़ीरा का स्टार्ट हियर प्रोग्राम आता है यूट्यूब पे विच इज़ वेरी गुड। और फिर आई यूज्ड टू कलेक्ट वेरियस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से स्टैट्स लिया हुआ था, फिर खुद एनालाइज किया हुआ था, हर टॉपिक के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हुए थे साइड पे, उसके कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है। इवन मैंने टूरिज्म अटैम्प्ट किया था विच वॉज प्रिपेयर्ड, मेरा उस पर प्रॉपर एक 5-6 पेजेस का प्रिपेयर्ड नोट्स बने हुए थे। तो इट हेल्प मी कि मेरे हर चीज़ प्रिपेयर थी, तो मैं इवेंचुअली कॉन्फिडेंट था उसके ऊपर और मैंने उसके पर अटैम्प्ट किया।
वेरी नाइस। तो हमजा फिर से जो हमारे CSS के एस्पिरेंट्स उनके लिए बेसिक टेक अवे तो ये है कि एसए की तैयारी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली कैंडिडेट्स ये करते हैं कि एसए की तैयारी नहीं करते। दे थिंक नॉर्मली कि अगर हम बाकी से तैयारी करेंगे तो एसए की अलग से तैयारी ज़रूरत नहीं है और राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं करते। तो सिंस यू सेड कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की है और आपने फैक्ट्स फिगर और स्टैट्स वगैरह काफ़ी ऐड भी किए हैं, विच इज़ वेरी नाइस। तो हमजा अगर हम बात करते हैं इंग्लिश प्रेसी की तरफ आते हैं, तो इंग्लिश प्रेसी की अगर हम बात करें तो प्रेसी में जो प्रेसी बजाते खुद है दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि आप एक दफ़ा प्रेसी अटैम्प्ट करते हैं एंड यू स्कोर गुड, अगली दफ़ा करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। तो उसके लिए एक सेट क्राइटेरिया होना चाहिए, लेट्स सपोज सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रेसी को पास करने के लिए। तो आपने प्रेसी की तैयारी किस तरह से की थी सिंस यू क्लियर्ड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट इज़ ऑल्सो द सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट पेपर और द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर फॉर सम कैंडिडेट्स। तो आपने अपनी प्रेसी की तैयारी किस तरह से की? मैं प्रेसी की तैयारी मैंने इस तरह की थी कि मैंने पास्ट पेपर्स की प्रेसी सॉल्व की थी काफ़ी ज़्यादा, उनको चेक कराई थी, उनको इवेल्युएट कराया था कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। सेकेंडली न्यूज़पेपर में डॉन में एडिटोरियल आते हैं आपके लेफ्ट साइड पे, मैंने उनकी प्रेसी आई यूज्ड टू मेक देयर प्रेसीज बेसिकली एंड गेट देम चेक्ड एज वेल। तो उस तरह मेरी एक फाउंडेशन ले होती रही, आस्ता आस्ता ग्रेजुअली मैंने उसको एक्सेल किया और मैंने प्रेसी में मैं स्टार्ट में थोड़ा बहुत नर्वस था प्रेसी को लेके, लेकिन मैंने एंडिंग मॉक्स जो दिए थे वो सारे अच्छे गए थे प्रेसी के लिए। ठीक है, तो प्रेसी के अलावा कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें प्रेसी के पेपर में, जिसमें आपके सेंटेंस करेक्शन आ जाते हैं, पंचुएशन, ट्रांसलेशन, इडियोमैटिक फ्रेजेस, पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह। तो उनकी तैयारी आप किस तरह करते थे? मैम ग्रामर की एक बुक आती है मार्टिन की, मैंने उसको फॉलो किया था बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आप वो बुक पी जाओ, मतलब हर चीज़ उस बुक में दी हुई है। इवन दो जो FPSC पेपर आता है वो भी मोस्टली उसी बुक में से ही आता है। तो आप एक वो बुक मैंने फॉलो की थी, ऊपर से फिर इंटरनेशनल गूगल बेसिकली वहाँ पे UPSC जो इंडियन सिविल सर्विस है उनके पेपर सॉल्व करता था मैं, उससे मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी प्रेसी को लेके। और थर्डली मेरी स्कूलिंग ग्रूमिंग थोड़ी दुबई की है, तो मुझे ग्रामर का ऐसा इशू नहीं फेस करना पड़ा, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। वेरी वेरी ट्रू। तो हमजा हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी वास्ट, मतलब हर दिन आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, एग्ज़ाम डे तक आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। तो उसके लिए उसकी इतनी वास्ट तैयारी को हाउ डिड यू समराइज इट फॉर योर सेल्फ, और आपने उसके बुलेट पॉइंट नोट्स बनाए थे या नोट्स बनाए थे या डिटेल नोट्स बनाते होते थे? मैम आई स्कोर 74 इन करंट अफेयर्स। मैंने 2017 में करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब चैनल्स फॉलो करता था, तो मेरी एक बेस एक फाउंडेशन बनी हुई थी उस चीज़ के ऊपर। लेकिन CSS के लिए मैंने नोट्स बड़े अच्छे बनाए हुए थे, शॉर्ट नोट्स थे, टॉपिक वाइज नोट्स थे। लेट्स अगर टॉपिक चल रहा है US इलेक्शंस, तो मैंने उसके ऊपर स्पेसिफिक नोट्स बनाए, जो उसमें डेली के काम हो रहे थे उसको मैंने नोट डाउन करता रहा। फिर मैंने पेपर्स बहुत सॉल्व किए, उनको चेक कराया, क्योंकि आपका स्कोर जो आता है वो आपको पेपर अटेम्प्ट स्किल से आता है। आपके फ्लोर चार्ट्स अगर होंगे, ग्राफ्स होंगे, तो आपको स्कोर देगा एग्जामिनर। आपने उसके लिए इजी करना है, अपना मैसेज अपना कन्वे इजीली करना है उसको। तो मेरे ख्याल से मेरे केस में यह था कि मेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी और मैंने इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ता था। फिर एक पाकिस्तान की लोकल आती है IPD की मैगजीन्स आती हैं, क्वार्टरली और मंथली भी आती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो बहुत अच्छी और प्रिसाइज होती हैं। सही। तो करंट अफेयर्स के आपने अपने नोट्स बनाए थे? मैंने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स के, टॉपिक वाइज नोट्स थे और रेगुलरली उनको अपडेट भी करता था। वेरी नाइस। तो हमजा एक सब्जेक्ट है विच इज़ पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज में एक सब्जेक्ट है। पाकिस्तान अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं दे आर ऑफ द करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के आते हैं और कुछ हिस्ट्री वाले आते हैं। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑफ द व्यू कि अगर हम हिस्ट्री वाले टॉपिक्स अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे बिकॉज इट्स पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री टाइप है। लेकिन कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में दे आर ईजियर टू प्रिपेयर, क्योंकि वो ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो आपका फोकस हिस्ट्री वाले पोर्शन पे ज़्यादा था या फिर आपका कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे ज़्यादा था? अच्छा मैम, मैंने बेसिकली करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स एक ही तरह पढ़ा था। मैंने उनको ट्रीट किया कि वो एक ही सब्जेक्ट है, मैंने उनको अलग अलग ट्रीट ही नहीं किया। ठीक है। सेकेंडली मैंने जो आपका क्वेश्चन था कि हिस्ट्री वाला पार्ट, मैंने हिस्ट्री वाला पार्ट इतना फोकस उस पर नहीं किया था, मैंने कंटेम्प्रेरी पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी हुई थी तो आई हैड एज। फिर बाकी सोशल इशूज़ चलते हैं, आप उन पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से दे आर मोर स्कोरिंग एंड दे हैव अ मोर रिसर्च एज वेल इन गूगल एज वेल। तो मैंने उस पर फोकस किया था, हिस्टोरिकल पार्ट को मैंने स्किप काफ़ी हद तक किया था। ठीक हो गया। तो इस्लामियात आपने इंग्लिश में ऑप्ट की थी या उर्दू में ऑप्ट की थी? इस्लामियात मैंने इंग्लिश में ऑप्ट की थी। मैंने इंग्लिश में ऑप्ट की थी। तो इस्लामियात में देयर इज़ दिस थिंग कि आयात जो हैं वो भी याद करनी पड़ जाती हैं। पीपल आर ऑफ द व्यू के ज़्यादा आयात लिखने से ज़्यादा नंबर आते हैं, उनके तर्जुमा लिखने ज़्यादा नंबर आते हैं, या मफहूम लिखना इज़ ओके।
तो आपने क्या किया था कि डिड यू मेमोराइज द आयात एज वेल? मैम आई डिड मेमोराइज द आयात, लेकिन मैंने इंग्लिश में ही कोड किया था उनको, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह कोड किया था। मेरे पर आंसर मेरे ख्याल से 4 to 5 आयात होंगी, लेकिन वो इंग्लिश में थी। और सेकेंडली मैम इस्लामियात की तैयारी जो मैंने 6 मंथ में की है वो मेरे ख्याल से उस तरह मुझे काम नहीं आई जो मैंने बचपन से इस्लामियात पढ़ रहा था। जो मैंने अम्मी से किस्से सुने हुए थे, अब्बू से सुने हुए थे, जो कारी साहब से पढ़ा हुआ था इस्लामियात, मुझे वो ज़्यादा काम आया था उसमें फाइनल एग्जाम में। ठीक, तो इस्लामियात की बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, तो अगर उसी तैयारी को हम साथ लेके चलें तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन CSS। तो हमजा अभी आपने जिक्र किया कि जो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है इट एक्चुअली हेल्प यू इन योर CSS प्रिपरेशन, लेकिन ऐसे की अगर हम बात करें तो आपने ये कहा कि आपने टूरिज्म पे ऐसे अटेम्प्ट किया था, तो आई रिमेंबर देयर वाज अ टॉपिक ऑन इकोनॉमी एज वेल, व्हाई डिडंट यू अटेम्प्ट दैट? मैम ऐसे में इस तरह हुआ कि जब टॉपिक्स आए तो मैंने टूरिज्म का वर्ड देखा और मैंने वाइन टिक मार्क मारा और मैंने कहा मैं ये ऐसे सॉल्व करूँगा। बाहर आके आई रियलाइज़ कि इकोनॉमी IMF पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो लेकिन उस टाइम में कॉन्फिडेंट था, मैं बैकग्राउंड नॉलेज था उस टॉपिक के ऊपर, चीज़ तैयार थी, रिसर्च प्रॉपर थी, तो मैंने उसको उस फ्लो में मैं टूरिज्म पे ऐसे कर लिया मैंने। तो हमजा आपने बताया कि आपने इकोनॉमिक्स की तैयारी 10 दिनों में कर ली, तो 10 दिन में आपने तैयारी किस तरह मुकम्मल की अपनी? मैं मेरा बैकग्राउंड नॉलेज था इकोनॉमिक्स में, मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स की थी, मैंने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी, तो मेरे पास नोट्स तैयार थे, हर चीज़, बस थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत थी उनको, क्योंकि वो नोट्स थोड़े एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। जो पेपर कंटेंट होता है वो बहुत सिंपल होता है, तो एक मिथ बना हुआ है कि इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है, ऐसा कोर्स बहुत वास्ट है, PhD वाला इकोनॉमिक्स कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग है, इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है, अगर आपने बस पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक सीखनी है, इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट कैसे करना है। और मेरा 140 इकोनॉमिक्स में आया, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास एक एज मिल गया बाकियों से 20-30 मार्क्स का। ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। तो हम सर इकोनॉमिक्स के अलावा आपने और कौन से ऑप्शन सब्जेक्ट्स चूज़ किए? मेरे थे बिजनेस, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ एंड यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री। तो यूरोपियन हिस्ट्री पे अगर हम बात करें तो यूरोपियन हिस्ट्री इज़ अ लिटिल लेंथियर हिस्ट्री देन US हिस्ट्री। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स आर ऑफ द व्यू के US हिस्ट्री ऑप्ट करते हैं बिकॉज इट्स हैज़ अ स्मॉलर कोर्स, तो व्हाई डिडंट यू चूज़ दैट? बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स ऑप्ट US हिस्ट्री एंड यूरोपियन हिस्ट्री नॉर्मली स्टूडेंट्स इसलिए चूज़ करते हैं कि उसकी ओवरलैपिंग थोड़ी बहुत इंटरनेशनल रिलेशन से है, और आपका तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी नहीं था, तो आपको यूरोपियन हिस्ट्री की तैयारी में मुश्किल नहीं आई? मैं मेरी जो साइकी थी वही थी कि मैं वो चूज़ करूँ जो बाकी से हट के हो, मेरे ऑप्शंस बहुत डिफरेंट होंगे बाकियों से, आप ये चीज़ नोट करेंगी जेंडर के अलावा। तो यूरोपियन हिस्ट्री में मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, आई वॉज वेरी ब्लैंक, लेकिन मुझे सर बड़े अच्छे मिल गए थे यूरोपियन हिस्ट्री के, उन्होंने काफ़ी कुछ स्टार्ट से क्रैच से मुझे पढ़ाया, बेस स्ट्रॉन्ग कर दी, तो वो चीज़ अच्छी होगी मेरे से। ऊपर से यूरोपियन हिस्ट्री एक स्कोरिंग भी है, आप ट्रेंड देखो तो इट्स स्कोरिंग, तो बच्चे स्कोर काफ़ी करते हैं उसमें, और सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है मैम जितना वो लोगों ने मिथ्स बनाई हुई है। सिलेबस सिंपल है, पेपर एक सेट क्राइटेरिया से आता है, आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो तो आप आराम से पेपर एस कर लेते हो। तो हमजा बिज़नेस ऐड भी आपका एक सब्जेक्ट था ऑप्शनल, तो बिज़नेस ऐड की तैयारी आपने किस तरह से की? क्योंकि व्हाट आई हैव हर्ड कि बिज़नेस ऐड की 5-6 सेक्शंस होती हैं, उनकी 5 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और 100 नंबर के लिए इतनी मेहनत करना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो आपने बिज़नेस ऐड क्यों ऑप्ट किया? मैम बिज़नेस ऐड मैंने 11th में पढ़ी हुई थी चीज़, तो मेरी उसकी भी फाउंडेशन एक बेसिक नो हाउ थी कि है क्या चीज़। 5 सेक्शन ज़रूर हैं, लेकिन मैंने सारे नहीं कंप्लीट किए थे, मैंने कोई सिलेबस 50% किया होगा उसका, और यकीन माने मैम लास्ट में पेपर के दौरान 7 क्वेश्चन में से आई जस्ट न्यू 2। बाकी मैंने खुद उस टाइम पे अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी फाउंडेशन के ऊपर उसको खुद सॉल्व कर लिया उस टाइम पे। तो मेरे एक की ये है कि सिलेक्टिव स्टडी होती है, स्मार्ट स्टडीज़ को बोलते हैं, आप वो करो, आप आराम से बिजनेस ऐड भी कर लेते हो, हर आप कोर्स कर सकते हो विद स्मार्ट स्टडी। ठीक, तो हमजा अगर हम ओवरऑल CSS की तैयारी की बात करें, बिकॉज आपने बताया था मुझे, आई रिमेंबर कि आपने जून में तैयारी स्टार्ट की थी, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6.5 मंथ्स। तो इस तैयारी में इस पूरी CSS के 12 मज़ामीन को तैयार करना इट्स नॉट वेरी ईजी, तो आपने अपनी पूरी तैयारी को अगर सम अप करके बताना हो तो आप क्या कहेंगे, किस तरह तैयारी की आपने? मेरी तैयारी डिवाइड थी 3 फेजेस में, जून टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर एंड देन जनवरी टू फरवरी। तो 3 फेजेस में मैंने डिवीजन अपनी प्रॉपर तैयारी की। मैंने फर्स्ट फेज़ में अपने सारे कोर्सेज ख़त्म किए, जिसमें आई टू डू 3 to 4 कोर्सेज पर डे, ताकि उनकी बेसिक नॉलेज हो जाए मेरे पास आ जाए। सेकेंड फेज़ में पर डे 1 सब्जेक्ट, और साथ प्रैक्टिस भी। प्रैक्टिस तो मैंने सेकंड फेज़ में बहुत ज़्यादा की थी, हर चीज़ की प्रैक्टिस, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, यूरोपियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, सबको लिखना स्टार्ट कर लिया था। और लास्ट फेज़ में मैंने अपनी रिवीजन पे फोकस किया था विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली, लेकिन लास्ट फेज़ में आई मेड माई नोट्स मोर रिफाइंड। आई यूज़ टू मेक फ्लो चार्ट्स, मतलब मेरा एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस पूरा कवर्ड इज़ इन 4 पेजेस। वेरी नाइस। थ्रू डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स, सबके साथ। करंट अफेयर्स भी ऐसी था, पाक अफेयर्स भी ऐसी था, तो मेरे नोट्स बहुत प्रॉपर थे, विच हेल्प मी टू रिवाइज एट द टाइम ऑफ पेपर्स। मतलब आपको 2 घंटे का ब्रेक होता है पेपर के दौरान, तो उस टाइम मुझे काफ़ी हेल्प होगी रिवाइज करते हुए। तो इस तरह मैंने आस्ते आस्ते तैयारी अपनी प्रॉपर की। सही, तो हमजा इसका मतलब है कि पेपर में भी आप फ्लो चार्ट बनाते थे?
मैंने बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाए थे, एंथ्रोपोलॉजी, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स में मेरा स्कोर आने की वजह एक फ्लो चार्ट थी मेरे ख्याल से। हिस्ट्री में तो फ्लो चार्ट एंड ग्राफ्स आर मस्ट मेरे ख्याल से। यूरोपियन हिस्ट्री में आई ड्रू दी मैप ऑफ इटली, आई ड्रू फ्लो चार्ट्स फॉर द टाइम लाइन ऑफ वेरियस इवेंट्स एज वेल, तो काफ़ी कुछ हेल्पफुल होती है बेसिकली ये चीज़। तो इसका मतलब ये है कि जितना आसान पेपर हम एग्जामिनर के लिए प्रेजेंट करें उतने ही मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। आप उसको हर चीज़ प्लेट पर रख के दें, ये प्लेट है, आप उसको मतलब मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, उसको हर चीज़ के सामने हो, तो मेरे ख्याल से वो एक की होती है कि आप उसके लिए ईजी करोगे, आपको वो मार्क्स देगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमजा इस पूरी जर्नी में CSS की अगर हम बात करें ना, तो देयर डिफरेंट फेजेस कि होता इस तरह से है कि आपको कभी आप बहुत डाउन हुए होते हो, कभी यू आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, कभी आप कहते हो कि बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो हर CSS के एस्पिरेंट के साथ ये होता है। तो क्या आपको भी ऐसे फेज से गुजरना पड़ा? डिड यू हैव दैट इमोशनल ब्रेक डाउन एज वेल, एंड हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मेंटली सेन? मैं मेरे केस में आई नेवर वेंट टू सच टाइप ऑफ ट्रॉमा बेसिकली, क्योंकि मैं बेसिकली पॉजिटिव पर्सनैलिटी है मेरी बचपन से। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट आपको सिखाता ही है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो, आपका स्टेमिना बिल्डिंग होती है, आप हार नहीं मानते बेसिकली। तो मेरे से कभी भी ये चीज़ फेस नहीं की कि मेरे से चीज़ नहीं होगी। मैंने अम्मी को बोला हुआ था कि मेरी फर्स्ट और आखिरी अटैम्प्ट है, मैं इंशाल्लाह इसको इसी में क्लियर करूँगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़, जितना बड़ा आपका ख्वाब होगा उतनी बड़ी आपकी मेहनत करने की लगन होगी, उतना बड़ी आपकी मोटिवेशन होगी। तो आप ख्वाब अगर बड़ा, मेरा ख्वाब बहुत बड़ा था कि मैंने चीज़ करनी है और आगे भी ख्वाब बड़ा है, तो मेरे पास मोटिवेशन थी कि यार मैंने चीज़ करनी है। और फिर पेरेंट्स की खुशी मेरी बहुत मैटर करती है, तो मैंने उनके लिए भी बहुत एफर्ट किया और आई टू स्टडी फॉर 16 to 18 आवर्स पर डे। तो अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ होगी। सही। नॉर्मली ये होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं कि हमने इतने दिनों में ये चीज़ मुकम्मल करनी है, इस टाइम ये पढ़ना है, उस टाइम वो पढ़ना है। तो क्या आपने भी प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ था या आप रैंडम तैयारी कर रहे थे? मैम मेरे बचपन से ना टाइम टेबल पे फोकस होता था। इवन ड्यूरिंग माई लोअर एजुकेशन मेरा टाइम टेबल बना होता था। CSS में आई मेड अ प्रॉपर टाइम टेबल कि मैंने इस दिन को क्या पढ़ना है, इस टाइम को क्या पढ़ना है, किस चीज़ को कितना दिन देने हैं। तो प्रॉपर एक स्केड्यूल मेरा एंड तक बना हुआ था। बेसिकली आई यूज्ड टू मेक स्केड्यूल पर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मैंने प्रॉपर स्केड्यूलिंग की हुई थी। ठीक है। तो आपके नज़दीक CSS में टाइम टेबल की कितनी अहमियत है? मैम इट्स दी की मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है। ऊपर से इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई हैड वेरी लेस टाइम, 6 to 7 months इज़ वेरी लेस फॉर प्रिपरेशन। तो बेसिकली स्केड्यूल ने मुझे बहुत हेल्प की उस टाइम पे, और मैं रिकमेंड भी करूँगा बाकी एस्पिरेंट्स को कि वो स्केड्यूलिंग और टाइम टेबल पे बहुत फोकस करें, हर चीज़ प्लान लेके चलें आगे। सही। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया पॉजिटिव एनर्जी का कि यू हैव दैट पॉजिटिव पर्सनालिटी, कि आप डीमोटिवेट नहीं होते, आप बस टिक के एक चीज़ करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर लाइव्स जो कि हमें सपोर्ट करते हैं इस पूरी जर्नी में, जिनको यकीन होता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो डिड यू हैव दोज पीपल अराउंड यू? मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी अम्मी अबू, मेरा छोटा भाई, छोटी बहन, दे वर द मोटिवेशन फॉर मी, दे सपोर्टेड मी। और उनकी पॉजिटिविटी मेरे अंदर इन्फ्लुएंस डालती थी कि मैंने मेहनत करनी है, उनके लिए मेहनत करनी है। तो वो एक मोटिवेशन मिलती है कि आपको उनके लिए कुछ करना, तो खुद ही आप मेहनत करने के लिए आप लगन आती है आपके अंदर। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमजा इस पूरी तैयारी में Was there interesting incidents as well? Because normally ये होता है ना कि बहुत टफ रूटीन भी चल रही होती है, लेकिन बीच में शायद कोई ऐसा इवेंट या इंसिडेंट हो जाए जो आपको बाद में याद आता है कि मैंने ये भी हुआ था मेरी तैयारी में। मैम एक इंटरेस्टिंग ये, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप ऐसे फेल करोगे, तो मैंने उसको कहा कि मैं फेल पास खुद करूँगा अपने आप को, FPSC मुझे क्वालिफाई डिसक्वालीफाई करेगा, बिकॉज फेल इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड। और एग्ज़ाम देने के बाद मैं अम्मी के पास गया, मैंने कहा मैं पास हो गया हूँ, मैंने मेहनत पूरी की है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन मैं पास हो गया हूँ। तो ये एक इंसिडेंट मुझे भी याद है कि यार पॉजिटिव माइंडसेट वाली बात है कि आप पॉजिटिव रहो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। और सेकंड चीज़ मैम ये थी कि मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा थे, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो मैंने उनको अगस्त में उनको इनवाइट किया अपने घर में और कहा कि हमारा आखिरी खाना है, ये आपकी दावत हो रही है बेसिकली, इसके बाद हम फरवरी में मिलेंगे। 6 to 7 months ऑफ नो फ्रेंड्स, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नथिंग, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था। और लास्ट डे, पेपर्स के आखिरी दिन, दोस्त मेरे घर आ गए थे, पेपर्स कैसे हुए, बस कैसे हुए और सब कुछ। सही सही। तो थोड़ा डिस्कनेक्ट भी होना चाहिए सोशल मीडिया से ताकि आप फोकस कर सकें। मेरे लिए ज़रूरी था कि डिस्कनेक्ट करना, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत थे, तो मुझे ऑब्वियसली बात है आइसोलेशन चाहिए थी, वरना मैं नहीं पढ़ सकता इतना। ठीक हो गया। तो हमजा आप बिलखसूस जो कश्मीर के CSS एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मशले राह हैं, और वो दे ऑब्वियसली दे लुक अप टू यू कि आपने रिसेंटली CSS क्लियर किया है। तो आप पाकिस्तान के CSS एस्पिरेंट्स को और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के CSS एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही होगा कि आप लोग पहले सोचें कि आपने एग्ज़ाम देना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो सही, लेकिन बाकियों की ज़िंदगी बदलेगा, आपके इर्द गिर्द लोगों की भी। और सेकेंडली आप लोग
प्रैक्टिस और तैयारी पे फोकस करें, अपनी पूरी मेहनत करें। मेहनत हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस मर्जी फील्ड में हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप मेडिकल कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपने मेहनत करनी है और फिर अल्लाह पे यकीन करना है कि आपने जब मेहनत कर ली है तो अल्लाह आपको बेहतरीन सलाह देगा। ज़रूरी नहीं है जो आप चाहते हो आपको वही चीज़ मिल जाए, कभी होता है कि अल्लाह आपको बेहतर चीज़ देता है। तो स्टे पॉजिटिव, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह CSS एस्पायर करें, बहुत अच्छी सर्विस है। और मेरा पैगाम ये है कि आप लोग मेहनत करें और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच हमज़ा, आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से हमकनार करे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद हमज़ा नज़ीर, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और उनकी एलोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई है। हमज़ा ने बहुत ही डिटेल से बताया कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी को फेजेस में डिवाइड करके बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करके CSS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। हम आएंगे दोबारा आपकी खिदमत में एक नई कामयाबी की दास्तान लेकर, एक नए एलोकेटेड CSS ऑफिसर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।